हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज़ पूजा। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा एंड इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने ऑल ओवर द टॉपिक्स कवर करे थे कि कोल्ड वॉर क्या होता है और लॉजिक ऑफ डिटरेंस की क्या थ्योरी होती है, तो ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो अगर उस वीडियो से रिलेटेड या उनमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। ठीक है, तो बात करते हैं आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस चैनल पे क्लास 12th की जो MCQ सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। फॉर दैट मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। ऑल्सो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। लेट्स गेट स्टार्टेड। अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर का क्या मतलब है, हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा था कि देखो जैसे ही कोल्ड वॉर एरा शुरू होता है तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोल्ड वॉर एरा में क्या होता है कि जो भी दोनों सुपर पावर्स होती हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। तो हमने यहीं पे पढ़ा था कि जो डिटरेंस थ्योरी होते हैं वो क्या करते हैं, वॉर को प्रिवेंट करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर में। देखो अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर में भी सेम सिचुएशन होती है। ऐसे कई प्लेसेस है लाइक कोरिया, बर्लिन एंड कॉन्गो, जहाँ पे USA और USSR दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं। दोनों के बीच में वॉर भी होता है, दोनों के बीच में दुश्मनी भी होती है, पर इन लड़ाई और दुश्मनी के बावजूद ये दोनों ही वॉर नहीं करते और जो वर्ल्ड है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच जाता है। तो अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर रेफर्स टू द एरिया वेयर क्राइसिस या फिर थ्रेटन टू अकर बिटवीन अलायंसेस बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सिचुएशन आती है कुछ एरियाज में जहाँ पे ऐसे वॉर जैसी थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बन जाती है दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में, बट जो यहाँ पे लिमिट होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होते, यहाँ पे जो लिमिट्स होती है वो क्रॉस नहीं होती, यानी कि ऐसा सिचुएशन बन गई कि हाँ अब तो वॉर हो ही जाएगी USA और USSR में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स थी। वो समझ गए कि अगर वॉर हुआ तो बचना तो खैर किसी को भी नहीं है, तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। तो ये कोरिया, बर्लिन एंड कॉन्गो, इन तीनों जगह पर ये दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के सामने आई एंड फाइनली द वर्ल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो जो वर्ल्ड था वो थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच गया। तो हमने यहाँ पे अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि नेम क्या है। तो हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे ही कि वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती है जिनको इंडिपेंडेंस मिलती है अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो वो क्या करते हैं, अपना एक मूवमेंट बना लेते हैं कि भाई हमें तो किसी भी अलायंस के साथ नहीं जाना है, हम अपना एक अलग ही मूवमेंट बनाएंगे जो कि है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि हमें किसी भी सुपर पावर के साथ अलायंस में नहीं जाना है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से स्टार्टिंग हुई नेम की, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किस तरह से कोल्ड वॉर के दौरान सामने आया। तो ये क्या था, चैलेंज था बाइपोलैरिटी का। बाइपोलैरिटी क्या है, बाइपोलैरिटी का ये मतलब है जब पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो सुपर पावर्स बने। जैसे ही नेम की स्टार्टिंग होती है और बहुत सी कंट्रीज ये सोच लेती है कि भाई अब हमें तो किसी भी अलायंस में नहीं जाना है, तो ये क्या होता है, एक चैलेंज होता है बाइपोलैरिटी को, यानी कि जो USA होता है और जो USSR अपने अपने अलायंस बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, इन दोनों ही सुपर पावर्स के लिए एक चैलेंज होता है। द वर्ल्ड वॉर वॉज डिवाइडेड इंटू 2 राइवल अलायंसेस, क्योंकि जब ये दोनों ही सुपर पावर्स होती हैं USA और USSR, तो क्या होता है वर्ल्ड ना सिर्फ दोनों अलायंसेस के बीच में बच जाता है, क्योंकि ये दोनों ही सुपर पावर बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने अंडर कर लिया जाए। बट नॉन अलाइनमेंट ऑफर्ड न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, जैसे कि जो एशिया की कंट्रीज़ होती है जो कि अभी अभी आज़ाद हुई होती हैं, अफ्रीका की कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़, तो इनको क्या होता है, जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता है, इनको एक थर्ड ऑप्शन देता है कि भाई देखो कि तुम किसी के साथ भी मत जाओ, तुम ना तो तुम USA के साथ अलायंस में शामिल हो, ना USSR के साथ अलायंस में शामिल हो, तुम अपना ही एक अलग मूवमेंट बना लो जो कि है नेम। तो अब हम बात करते हैं कि जो नेम है यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको स्टार्ट करने वाले लोग कौन थे। तो नेम को इंट्रोड्यूस करने वाले जनरली 5 कंट्रीज़ थी। तो ये कुछ कंट्रीज़ थी और इनके लीडर्स थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्टार्टिंग में अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जो कि ये जितनी भी कंट्रीज़ थी अभी अभी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुई थी, और ये सभी कंट्रीज़ नहीं चाहते थे कि हम USA और USSR के साथ जाके उनके अलायंसेस में शामिल हो। तो ये थी स्टार्टिंग नेम की। तो अब तुम्हें नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि नेम की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे
एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो नेम है यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पहली मीटिंग कब हुई थी और जो उसकी लेटेस्ट मीटिंग है वो कब हुई थी। तो देखो द फर्स्ट नेम समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। तो देखो जो नेम है उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी बेलग्रेड में 1961 में। जो फर्स्ट समिट हुई थी उसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, 25 मेंबर्स प्रेजेंट थे। जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है नेम की वो 2019 में हुई है। वो कहाँ पे हुई है, अजरबैजान में। और जब ये मीटिंग हुई तो इसमें 120 मेंबर्स बट स्टेट इंक्लूड थे, यानी कि 120 की जो कंट्रीज है वो इसमें इंक्लूड थी। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि नॉन अलाइनमेंट और आइसोलेशनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर, यानी कि अपने आप को पूरे वर्ल्ड से अलग कर लेना। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में कोई वॉर हो रहा है या फिर वर्ल्ड में किस तरह से ट्रेड किया जा रहा है देशों के बीच में, इन सब से अपने आप को काट लेना। तो इसको कहा जाता है आइसोलेशनिज्म। यानी कि अगर कोई वॉर भी हो रहा है ना वर्ल्ड में तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने आप को आइसोलेशन कर लिया। तो ऐसी ही एक पॉलिसी को अपनाया था अमेरिका ने। तुम अगर देखोगे ना अमेरिका की हिस्ट्री, तो अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस थी ना हमारे इंडिया से या फिर जो भी हमने अभी बाकी की कंट्रीज़ पढ़ी हैं, यूगोस्लाविया, इन सब से पहले अमेरिका को आज़ादी मिल गई थी ब्रिटिशर्स कॉलोनी से। तो यहाँ पे क्या होता, आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787, तो अमेरिका में 1787 तक वहाँ अमेरिका के अंदर वॉर चली थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की, भाई अब हमें आज़ादी तो हम ब्रिटिशर का गुलाम बन के नहीं रहेंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में हमें 1947 में ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली, वैसे ही 1787 तक अमेरिका में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वॉर चलती रही कि अब अमेरिका ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे 1787 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में, तब तक अमेरिका ने अपने आप को वर्ल्ड से आइसोलेट कर लिया। हमने यहाँ पे समझ लिया कि आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, कि अपने आप को पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट कर लेना, कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में किसका वॉर चल रहा है किसके साथ, वर्ल्ड में किसका ट्रेड चल रहा है किसके साथ, वर्ल्ड में कौन सी कंट्रीज के बीच में वॉर होने वाला है, इन सब से अपने आप को आइसोलेट करना, अपने ही देश में है ना, अपने ही देश के अंदर चीज़ों को बनाना और अपने ही देश के अंदर उनका यूज़ करना। तो ये होता है कि किसी भी बाहर की कंट्रीज से अपने आप का कोई भी रिलेशन ना रखना। तो यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेस इन मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे इंडिया ने ये तो अपनाया कि भाई हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपनाएंगे, हम किसी भी जो अलायंस हैं अमेरिका का या फिर जो यूएसएसआर का अलायंस है इनके साथ जाके शामिल नहीं होंगे इनके अलायंस में। बट ऐसा नहीं है कि अगर हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड में अगर कोई वॉर होने वाला है तो इंडिया उसमें भी दखलंदाजी नहीं करेगा, इंडिया उनमें दखलंदाजी करेगा। और यानी कि जो यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों के बीच में ना वॉर होने ही वाला था, तो यहाँ पे इंडिया ने इन दोनों के बीच में ये एक एक्टिव रोल प्ले करा और इन दोनों के बीच में कोई भी वॉर होने से रोका और इन दोनों के बीच में पूरी कोशिश की कि इन दोनों के बीच में पीस को मेंटेन किया जाए और इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि अगर यूएसए और यूएसएसआर वॉर कर रहे हैं बीच में तो हम इन दोनों के बीच में बोलेंगे नहीं। इंडिया ने ये फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है नहीं। इंडिया ने कहा अगर तुम दोनों के बीच में वॉर हो रहा है तो इंडिया तुम दोनों के बीच में बोलेगा, इंडिया इन दोनों के बीच में जो है शांति को बनाने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं अमेरिका ने, हमने एग्जांपल देखा था, अमेरिका ने क्या करा था 1787 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 तक अपने आप को पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट कर लिया था। ऐसे ही अगर इस टाइम ड्यूरेशन में अगर वर्ल्ड में कोई भी वॉर भी हो रहा था तो अमेरिका ने उन सब से अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। तो ये मतलब होता है आइसोलेशनिज्म का और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, कि आइसोलेशन में तो भाई हम किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, चाहे किसी के बीच में वॉर हो, किसी के बीच में ट्रेड हो, हम अपनी कंट्री में रहेंगे, अपनी कंट्रीज़ में ही जो है चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन करेंगे, एक कार से सुई तक हम अपनी कंट्री में बनाएंगे और बाकी के वर्ल्ड से हमें कोई मतलब नहीं। बट टाइम नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब है कि हम इन दोनों अलायंसेस से अलग रहेंगे, बट अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि जिससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो सकता है तो हम इन दोनों के बीच में बोलेंगे या फिर किसी भी कंट्री के बीच में बोलेंगे। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, नॉन अलाइनमेंट के बीच में और आइसोलेशन के बीच में। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि नॉन अलाइनमेंट क्या होता है और आइसोलेशनिज्म का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे इसी के सिमिलर एक और टर्म आता है, अभी हम उसको समझेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है अब हम इसको समझेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे समझा था कि नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट आइसोलेशनिज्म। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे टर्म आता है कि नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। अब यहाँ पे न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है, देखो न्यूट्रलिटी रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है कि अपने आप को बस वॉर से अलग रखना। हमने आइसोलेशनिज्म में पढ़ा था कि अपने आप को पूरे वर्ल्ड से अलग रखना, ट्रेड से अलग रखना, वर्ल्ड में जो भी वॉर हो रहे हैं उनसे अलग रखना। तो ये सब आ जाता है आइसोलेशनिज्म में। इससे बिल्कुल अपोजिट है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का सिर्फ एक मतलब होता है कि अपने आप को वॉर से अलग कर लेना। द स्टेट प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प टू एंड अ वॉर। जो भी स्टेट्स यानी कि जो भी कंट्रीज न्यूट्रलिटी को प्रैक्टिस करती है उनका बस एक ही काम होता है कि भाई हमें तो
किसी भी वॉर में शामिल भी नहीं होना है और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम हेल्प करें किसी भी वॉर को एंड करने की। दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन वॉर्स एंड डू नॉट टेक एनी पोजिशन इन द वॉर। अगर कोई भी कंट्री न्यूट्रलिटी को अपनाती है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी भी वॉर में इन्वॉल्व हो या फिर कोई भी ऐसा एक्शन ले जिसकी वजह से वॉर एंड हो पाए। तो ये न्यूट्रलिटी का मतलब होता है अपने आप को वॉर से अलग रख लेना, कोई भी ऐसी कोशिश ही ना करना जिससे जो भी वॉर है वो एंड हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा नॉन अलाइनमेंट इज नॉट ए न्यूट्रलिटी। नेम का क्या ऑब्जेक्टिव था? नॉन अलाइंड स्टेट, जिसमें भारत भी इंक्लूड है, वर इन्वॉल्व इन वॉर्स फॉर वेरियस रीज़न। तो यहाँ पे जो नेम की जितनी भी कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था, इन्होंने जो भी वॉर्स थी उसमें पार्टिसिपेट करा, क्योंकि उन्हें जो ये नेम की कंट्रीज थी इन्हें वर्ल्ड में पीस को स्टैब्लिश करना था। जो भी राइवलरी थी दो सुपर पावर्स के बीच में उसे ख़त्म करना था। तो कई बार ऐसा भी हुआ जिससे कि नेम जो है यानी कि नॉन अलाइनमेंट की जितनी भी स्टेट्स हैं उन्हें वॉर में इंक्लूड होना पड़ा। दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर। तो इन्होंने ऐसे कई काम किए जिससे कि वॉर ना हो पाए बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वॉर्स दैट हैज़ एमर्ज्ड। तो जो नॉन अलाइनमेंट की कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने कई ऐसे एक्शंस लिए जिससे कि जो है कोई भी वॉर ना हो पाए, या फिर अगर कोई वॉर हो भी रहा है तो उसको ख़त्म करने की इन्होंने पूरी कोशिश करी। तो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस क्लियर होगा कि नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट ए न्यूट्रलिटी, क्योंकि कई बार इंडिया को वॉर में शामिल होना पड़ा। और यहाँ पे तुम्हें इसका डिफरेंस भी क्लियर होगा कि नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट आइसोलेशनिज्म। आइसोलेशनिज्म का यहाँ पे हमने मतलब पढ़ा था कि अपने आप को पूरे वर्ल्ड से ही अलग कर लेना। तो ये मतलब होता है आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी के बीच में। तो यहाँ पे हमने समझा मतलब कि नॉन अलाइनमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम न्यूट्रलिटी को अपना रहे हैं या फिर हम आइसोलेशनिज्म को अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने भले ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया हो, बट जब भी वर्ल्ड में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो हमने उसमें इंटरफेयर करा। तो इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना तो न्यूट्रलिटी है ना ही आइसोलेशनिज्म है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की। देखो हमने पढ़ा था कि जो नॉन अलाइनमेंट स्टेट्स थी जिसमें इंडिया शामिल था, जिसमें बाकी की कंट्रीज़ जैसे कि यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना और जो भी अफ्रीका की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या करा, कोल्ड वॉर को ख़त्म करने में, किसी भी वॉर को ख़त्म करने में, राइवलरी जो ग्रुप्स थे यानी कि यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों के बीच में दुश्मनी को ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा। बट इन जो भी ये न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे ना, इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो ये मोस्टली नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी इनको बनना था डेवलप्ड, क्योंकि ये अभी अभी अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ाद हुई थी। और इनके सामने बड़ा चैलेंज था कि इनकी कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं वो बहुत गरीब है, उनको किसी भी तरह से गरीबी से बाहर लाना। तो इसी आइडिया के साथ चलते हुए जो भी नॉन अलाइनमेंट की कंट्रीज़ थी इन्होंने क्या किया, एक नया आइडिया अपनाया था जिसमें क्या था, नीओ यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज टू गिव मोर डेवलपमेंट कंट्रोल टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। यानी कि जिसमें ये बात रखी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल एक काम करते हैं अब जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है जो कि अभी बहुत कम डेवलप्ड है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल देते ताकि ये अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सके। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यूएन में एक मीटिंग होती है ट्रेड और डेवलपमेंट में 1972 में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पॉलिसी को लाया जाता है जिसको कहा जाता है न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, की नई ट्रेड पॉलिसी लाई जाए जिससे कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है इनका भी फ़ायदा हो सके। गिव द एलडीसी कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इन्हीं के देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका यूज़ ये जो मोस्टली जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें यूएसए की कंट्रीज़ होगी जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ होगी, ये क्या करते हैं, ये इन्हीं के देश में जाते हैं और इनके जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनका यूज़ कर लेते हैं। तो अब जितना भी कंट्रोल होगा नेचुरल रिसोर्सेज का वो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री को ही दिया जाएगा कि भाई तुम अपने कंट्री में जो भी तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो तुम ही यूज़ करोगे। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज कुड सेल देयर प्रोडक्ट। तो जो यहाँ पे ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यानी कि जो नॉन अलाइंड की कंट्रीज़ हैं, इनको अब ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पहुँच होगी वेस्टर्न मार्केट तक, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ पे ये यूएसए और यूएसएसआर और जो वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, वहाँ पे अब जो ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है ये भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे, या इनकी भी पहुँच होगी वेस्टर्न मार्केट तक। मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअरर कंट्रीज़, यहाँ पे जो ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, जो ट्रेड की जो भी पॉलिसी थी उनको ईजी बना दिया गया कि भाई एक काम करो, जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ तुम हो, अगर तुम किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ से कोई भी सामान या टेक्नोलॉजी बनाते हो तो तुम्हें उसमें ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रोवाइड द एलडीसी मोर कंट्रोल इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे क्या होगा, जो ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है इनकी पहुँच ईजिली हो पाएगी। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किए गए लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने कैसे कैसे स्टेप्स लिए जिससे कि इंडिया एक सक्सेसफुल कंट्री रहा नेम में, और इंडिया ने किस तरह से दोनों अलायंसेस का जो है विरोध करा। तो देखो, इंडियाज रिस्पॉन्स टू ऑनगोइंग कोल्ड वॉर एरा, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स करा कोल्ड वॉर के एरा में। इंडिया हैड मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ अलायंसेस, तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने नेम को अपनाया और जो भी दोनों अलायंसेस थे इनसे दूरी बना के रखी। इंडिया रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकम पार्ट ऑफ दिस अलायंस। तो यहाँ पे इंडिया ने इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए आवाज़ उठाई ताकि ये किसी भी अलायंस में जाके शामिल ना हो सके। तो यहाँ पे क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन दैट सर्व इट्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या था, जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी को अपनाया तो यहाँ पे इंडिया को काफ़ी इंडिपेंडेंट मिली कि ताकि वो दोनों ही राइवलरी जो ग्रुप्स हैं इनके अगेंस्ट खड़ा हो सके। अगर ये दोनों के बीच में फाइट हो रही है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो वॉर है उसको ना होने दे और इन दोनों के बीच में शांति को कायम रखे। और जो भी, जैसे कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट स्टेप भी लिया था बाकी की न्यूली कंट्रीज़ को लाके, जिससे कि क्या हुआ था, जो ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ थी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और जो इनकी वेस्टर्न मार्केट है इन पे ज़्यादा पहुँच हो पाई थी। तो ये इसी का नतीजा था कि इंडिया ने जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है इनको लेके नेम की शुरुआत करी। इंडिया वॉज एबल टू मेक बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। तो यहाँ पे क्या होता था, कई बार ऐसा होता था कि अमेरिका इंडिया से दोस्ती कर लेता था और इंडिया को काफ़ी रिसोर्सेज देता था, तो यहाँ पे इंडिया को काफ़ी प्रॉफिट हो जाता था। तो कई बार ऐसा होता था कि जो यूएसएसआर है वो इंडिया से दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि इंडिया ने तो ऐसी बहुत सी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उसको अपने साथ कर रखा था। तो यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही इंडिया से अपनी दोस्ती को बनाए रखना चाहते थे, तो इसलिए इंडिया ने अपना एक प्रॉफिट भी देखा और इंडिया ने इन दोनों ही सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है इसे बना के रखा कि अगर ऐसा होता है कि अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट चला जाता है तो इंडिया यूएसएसआर के साथ जाके शामिल हो जाएगा, और अगर यूएसएसआर इंडिया के अगेंस्ट हो जाए तो इंडिया अमेरिका के साथ जाके शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से इंडिया ने इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखा। इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वो पॉलिसी वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी कंट्रीज। तो क्या होता है, इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी होती है वो बहुत सी कंट्रीज़ के द्वारा क्रिटिसाइज की जाती है कि इंडिया तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाता है, इंडिया तो इंडिपेंडेंट रहता है। तो बट इंडिया ने 1971 में, तुम आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे कि 1971 में कैसे बांग्लादेश का वॉर हुआ था और इंडिया का काफ़ी अच्छा दोस्त उस टाइम पे बन गया था सोवियत यूनियन, यानी कि जो यूएसएसआर है वो इंडिया का काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। तो यूएसएसआर ने इंडिया की हेल्प करी थी। तो इसी को लेकर बहुत सी कंट्रीज़ है वो इंडिया को क्रिटिसाइज करती है कि इंडिया तुम तो कहते हो तुम किसी भी अलायंस में जाके शामिल नहीं होगे और तुमने यहाँ पे यूएसएसआर से हेल्प ले ली। तो यहाँ पे इंडिया ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हमने नॉन अलाइनमेंट को तो अपनाया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम यूएसए से या फिर यूएसएसआर से दोस्ती नहीं रखेंगे, हम इनसे दोस्ती रखेंगे बट इनके साथ जाके शामिल नहीं होंगे। तो इंडिया ने यहाँ पे इस बात को क्लियर कर दिया कि इंडिया को उस टाइम पे कुछ टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत थी जो उसे यूएसएसआर से मिली। इंडिया साइंड अ ट्रीटी विद यूएसएसआर इन 1971 फॉर 20 ईयर्स। तो यहाँ पे बाकी कंट्रीज है वो इस बात पे भी इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया ने तो यूएसएसआर के साथ 1971 में 20 सालों की एक ट्रीटी को साइन कर लिया है। तो यहाँ पे इंडिया ने इस बात को भी क्लियर किया है कि यूएसएसआर के साथ जो ट्रीटी साइन करी है 1971 में, उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने यूएसएसआर के अलायंस में जाके अपने आप को शामिल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ने यहाँ पे इस बात को क्लियर किया है कि हमने यूएसएसआर के साथ ज़रूर ट्रीटी करी है, बट यहाँ पे हमारे फॉरेन रिलेशन यूएसए के साथ भी अच्छे हैं और वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अच्छे हैं। हमने किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया की इस स्टेप को लेकर जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये था इंडिया का रिस्पॉन्स जो भी कोल्ड वॉर एरा उस टाइम पर चल रहा था। तो इस वीडियो में हमने कवर करा है कि कोल्ड वॉर एरा क्या था। इस वीडियो में हमने इन टॉपिक्स पर बात की है। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद द विंग्स ऑफ ब्रेन।